नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं, रोमाना इस्सार खान। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात अगर राजनीति की हो तो हर बात में बहुत कुछ रखा है। आज भारतीय राजनीति में नाम को लेकर ही संग्राम मचा हुआ है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी तारीख 18 जुलाई की थी। विपक्ष की 26 पार्टियों ने बेंगलुरु में बैठक के बाद अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। नाम का पूरा मतलब जो भी हो, लेकिन इंडिया नाम रखने का मकसद यह था कि 2024 के चुनाव को इंडिया बनाम एनडीए साबित कर दिया जाए। और इस नामकरण को विपक्ष के नेता अपना मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया नाम का अलग मतलब सामने रख दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडिया है। इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। यानी यह बताने की कोशिश कि सिर्फ इंडिया नाम रख लेने भर से कोई देश का असली गठबंधन नहीं बन जाता है। और इसी बात को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस इंडिया को मदर इंडिया से जोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि 2024 की तकरार में नाम पर आर पार है। बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। अपोजिशन का जो व्यवहार है के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की कि व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया। कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूँ। उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेज़ों ने किया है, वो हुम ने किया, सबको पता है। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। कि उन्होंने हमला नहीं बोला है, उन्होंने अपना डर और जो भय है अभी इंडिया अलायंस बनने के बाद, वो दर्शाया है। ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है, बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं, इस तरह का व्यवहार है। तो हम तो कहते हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। तो क्या मोदी जी और उनके पुरखे जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले हुए हैं, जिन अंग्रेजों की गुलामी करते थे मोदी जी के पुरखे, उन्होंने कहा है क्या बीजेपी को बीजेपी फॉर इंडिया लिखने के लिए? विपक्ष की ओर से एक ही डिमांड आ रही है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के चर्चा की शुरुआत कर। हताश है, निराश है, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम हाउस को डिस्टर्ब कैसे करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हम तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, पर आपका वो संगठन तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया था उनके सामने। तो 2024 की तकरार है और अब इंडिया पर आर पार है। परिचय करा देती हूं आपका। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता, माधव आनंद महासचिव आरएलजेडी हमारे साथ आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले के शर्मा जी, प्लीज ये बताइए, नाम पर प्रहार क्यों? नाम पर प्रहार भी इसलिए है कि रोमाना जी, ये इतिहास रहा है
कि जब भी आपको देश की जनता को गुमराह करना हो तो आप इस तरह के जो है भारत विरोधी जो लोग होते हैं या जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो लोग अपने नाम में इंडिया जोड़ लेते हैं और उससे लोग जो है लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती है। अब ये सच्चाई है या नहीं, आप बताइए कि इस यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की? नेशनल कांग्रेस जो बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। आज ये जो हैं उन्हीं के तो आगे चलने वाले वंशज हैं। लेकिन मैं इस पे नहीं जाता, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको यूपीए से इंडिया नाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए आपको महसूस हुई क्योंकि यूपीए जो है कलंकित हो चुका है। यूपीए पे कलंक है कि भ्रष्टाचारियों का कुनबा वो यूपीए था। आप उस नाम से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे कि लोगों को भ्रमित करें, वरना चेहरे तो सब वही हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप, जब हम एनडीए और यूपीए लगभग साथ बने थे, हम तो एनडीए का 25वां वर्ष मना रहे हैं और आप यूपीए नाम बदल के इंडियन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 के पहले इतने भ्रष्टाचार यूपीए में हुए, इतना कलंक है यूपीए के ऊपर, तो अब आपको लग रहा है कि जनता को गुमराह कैसे करें। ठीक है सर, ठीक है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, ये मुखौटा उतार दिया विपक्षी गठबंधन का। जिस तरीके से यहाँ पर के शर्मा कह रहे हैं कि साहब जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं वो अक्सर अपने नाम में इंडिया लगा लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए रोमाना जी, यही सत्ता पक्ष का अहंकार है कि जो इनके विरोध में है वो भारत विरोधी है। ये सच नहीं है। जब तक हम सत्ता में थे हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का, जबकि इनका कलंकित इतिहास था, गुलामियों का इतिहास था, अंग्रेजों की दलाली का इतिहास, लेकिन हमने तो कभी कलंकित इतिहास नहीं कहा ना इनको। विपक्ष के साथी भारत में जितने लोग हैं, हमने तो इनके दीनदयाल जी को, क्या नाम, स्वामी प्रसाद जी, वो श्यामा प्रसाद जी को मंत्रिमंडल में भी रखा, लेकिन हमने कभी इनको ये नहीं कहा। लेकिन ये लोग चूंकि ओछे लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं। भारत विरोधी ना हम हैं ना ये हैं। हम तो कहते ये भी देशभक्त है, लेकिन ये हमें भारत विरोधी कह रहे हैं। हम इस पर जाते ही नहीं। आप हमें कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए, हमें खूब गाली दीजिए, जितना मर्जी आप हमें गाली दीजिए, लेकिन इंडिया को गाली देने से तो पहले सोच लीजिए। आप हमारे गठबंधन को गाली दे लीजिए, लेकिन इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब आप हमें बता रहे हैं कि हमारी वो कौन सा इंडियन मुजाहिदीन से मुकाबला कर रहे हैं। सच बात यह है कि हिंदुस्तान को गाली देने का हक अगर प्रधानमंत्री जी को है तो आप मुझे बता दीजिए, क्या ये उचित है? क्या इनके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप हमें जितनी चाहे गाली दे लीजिए, लेकिन मणिपुर पर तो बोल लीजिए। ठीक है, हम तो बहुत साफ सी एक बात कहते हैं आपसे कि भाई आप गुलामों, आप उन लोगों के वंशज हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। हम बिल्कुल इससे वो नहीं करते, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहे। हम तो कह रहे देश के मुद्दे पर बोलिए। आइए प्रधानमंत्री जी सदन में चर्चा कीजिए, डरिए मत। हम आपसे मणिपुर के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। हम तो चाहते हैं आप मणिपुर। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। के शर्मा जी, ये डर और भय दिख गया क्या? विपक्ष जिस बात को लेकर गदगद था कि साहब इंडिया नाम हमारे गठबंधन का, और अभी आपने कह दिया कि साहब यूपीए में क्या बुराई थी, इन्होंने यूपीए क्यों नहीं रखा, यूपीए के बैगेज से ये लोग इतना परेशान थे, लेकिन नाम तो सर इंडिया रख लिया ना। तो ये इंडिया नाम, ये मास्टर स्ट्रोक जो विपक्ष कह रहा है, ये उसी का डर और भय है क्या कि इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई? नहीं, रोमाना जी, नाम बदल लेने से डीएनए थोड़ी ना बदल जाता है। इनका तो डीएनए भ्रष्टाचार का है, वो थोड़ी ना बदलने वाला है। और दूसरी बात कि इसमें सारे चेहरे जो भ्रष्टाचारियों के जो इकट्ठे, जो पहले यूपीए में थे, वही आज इसमें है। आज इसी इंडियन में नाम बदल लीजिए, नाम बदलने से क्या होगा। लेकिन अभी जहां तक आप कह रहे हैं कि सदन में आइए बहस कीजिए, अरे हम तो सदन में बहस के लिए तैयार हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आइए मणिपुर में बहस कीजिए। हम मणिपुर का भी बहस करेंगे, राजस्थान का भी करेंगे, और छत्तीसगढ़ में भी जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी बहस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इससे बहस से भाग कौन रहा है? कौन आके बेल पे नारे लगा रहा है? कौन आके वहां पर चिल्ला रहा है उसके सदन के अंदर?
यही बहस नहीं होने देना चाहते क्योंकि इनकी संवेदनशीलता नहीं है इनके अंदर, और इनको पता है कि जब ये मणिपुर पर बहस करेंगे तो इनकी तो कल ही खुल चौथा जाएगी। दिन था, देखिए आज ना मॉनसून सत्र का चौथा दिन था जी। और लगातार शाम 5 बजे के अपने शो में मैं इस मुद्दे पर चर्चा करती रही हूं सर, और मैं दर्शकों को बताती रही हूं, फिर से दोहरा देती हूं, आज मुद्दा वो है नहीं कि पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से ये दम भरा जा रहा है कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन पेच भी तो दोनों ही तरफ से अटका हुआ है ना सर। नियम को लेकर तो दोनों ही अड़े हुए हैं ना आप झुकने को तैयार हैं ना विपक्ष झुकने को तैयार है ना। आप कहते हैं साहब हम अपने 176 वाले नियम के तहत चर्चा करेंगे, विपक्ष 267 की बात करता है, तो यहां पर कोई पॉइंट स्कोर ना करे एक दूसरे पर तो बेहतर है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। शक्ति यादव जी का रुख कर लेते हैं। शक्ति यादव जी, भ्रष्टाचार वाला डीएनए, रोमाना जी 176 की मांग विपक्ष की रही है, के शर्मा कह रहे हैं 176 की मांग विपक्ष की है सर, 267 की विपक्ष की मांग है, 267 के तहत विपक्ष चाहता है चर्चा हो, ये मैं आपको बता दूं सर, चेक कर लीजिए। आप पहले दिन आप स्पीकर का स्टेटमेंट लीजिए। सर मुद्दे से भटकाइए मत, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रहते हैं। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, विपक्ष 267 के तहत चर्चा कराना चाह रहा है, 267 के तहत विपक्ष कह रहा है चर्चा कराने की। अपने फैक्ट चेक करिए, बाद में बदले हैं रोमाना जी, बाद में बदले हैं। शक्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं क्या? शक्ति जी, भ्रष्टाचार वाला डीएनए, ये हताश और निराश विपक्ष है, ये हताश और विपक्ष है। मैं आ रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आऊंगी सर, बारी बारी, अभी 3 मेहमान। रोमाना जी असल ये माफी वीर लोग हैं जिनके दास्ता जिनकी कारस्तानियां आज भी ग्वालियर के थानों में कैद है। ये हमें नसीहत न दे। विपक्ष के गठबंधन के इंडिया नाम ने प्रधानमंत्री जी को नरभसा दिया है, नरभसा दिया है। कैसे संभले, कैसे मुकाबला करें प्रधानमंत्री जी? हाँ, कैसे संभले, कैसे मुकाबला करें? उनके समझ की बत्ती यहां गुल दिखाई पड़ रही है। कभी इनको इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी इनको इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन दिखता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी दिमागी हालत यहां पर साफ दिख रहा है। देखिए, इतना प्रधानमंत्री पद को छोटा नहीं करना चाहिए, जो उनके वक्तव्यों ने साफ साबित कर दिया। और एक बात जान लीजिए, ये पहली जीत है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर इंडिया की, ये हमारा मानना है। अभी क्योंकि बात बात में छद्म ज्ञान का प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिस आज इनके मुखमंडल पर भय का जो वातावरण दिख रहा था, चिढ़ दिख रहा था, गुस्सा दिख रहा था, ये लग रहा था कि इनकी ज्ञान की बत्ती यहां पर गुल है। आप ये प्रवचन दे रहे हैं, अगर हम 67 के तहत 267 के तहत प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम के तहत अगर विपक्ष चाह रहा है कि इस पर डिबेट हो, इस पर बात हो, तो आखिर सरकार भाग क्या रही है? दो सवाल सामने हैं। मणिपुर एक नरसंहार का स्वरूप है। आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जरा उसी पर रहते हैं। मणिपुर वाले मुद्दे पर हम लगातार पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे थे, अब अगर उस पर बात करने बैठेंगे तो बात कहीं और पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जोरदार प्रहार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर। माधव आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो अभी कहा यहाँ पर शक्ति यादव जी ने, वो कह रहे हैं नर्वस आ गए, तो ये नर्वसनेस के चलते दिया गया बयान है, आपको ऐसा लगता है? ये विपक्षी गठबंधन की तुलना आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करना लोकतंत्र में, सर आप किस रूप में देख रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने तो एक उदाहरण दिया है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इंडिया का नाम यूज करते हैं। आपने अलायंस का नाम बदल दिया, लेकिन अगर आप अपनी नियति को भी अगर बदल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन आपकी नियति तो वही है, सोच तो वही है। एक हिंदी की एक बहुत अच्छी एक संगीत है, इसमें कहा गया, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो आपके दिल में क्या है ये तो पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है। भ्रष्टाचारियों का जो गढ़ आप लोगों ने बना रखा है, चाहे शक्ति यादव जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है कि पूरे लालू यादव परिवार के ऊपर एक आरोप नहीं, कितने सारे आरोप हैं। कई आरोप तो सिद्ध हो चुके हैं, कई जो है सो लोग बेल पे भी हैं। और इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, शरद पवार की पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, तो जितने लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वंशवाद आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को लेकर था सर, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर था सर। ये जिस तरीके से चुन चुन कर उदाहरण रखे गए और विपक्षी गठबंधन
इंडिया की तुलना इनसे की गई। रुमाना जी, आप इसको सही मान रहे हैं? नहीं, मैं बस रुमाना- आपका टेक जानना नहीं नहीं देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री, देखिए भारत की आत्मा गांव में बसती है, और भारत की आत्मा, मैं इंडिया की नहीं भारत की आत्मा कह रहा हूं, तो भारत की आत्मा की जहां गांव में बसती है, गांव के लिए आपके लिए क्या सोच है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो सही कहा कि सिर्फ इंडिया नाम रख देने से आप देशभक्त और राष्ट्रभक्ति का जो है सो आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो गठबंधन है, ये जो ठग गठबंधन है, ठगोल जितने भी ठग लोग सब एक जगह बैठ गए हैं, जो देश को लूटने का काम किया है। और उन्होंने जो के शर्मा ने तो सही कहा, यूपीए पे कितने दाग लगे हैं सबको पता है। एक स्कैम नहीं, कई अगर स्कैम का नाम गिनाने लगूं तो 40 मिनट उसी स्कैम में लग जाएंगे। तो कितने सारे स्कैम इन लोगों ने किया है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि चेहरा बदलने से नहीं होगा, आप अपनी नियति और सोच को बदलिए। नियति अगर सोच बदल लेंगे तो इंडिया नाम रखिए या यूपीए रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, आपने भी कहा कि साहब देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लेंगे क्या इंडिया नाम रखकर? तो सर, इंडिया विपक्षी गठबंधन की तुलना जिस तरीके से की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन तक से, तो क्या ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश की जा रही है क्या सर? इस पर मैं आगे आऊंगी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अभिज्ञान प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी मौजूद हैं। अभिज्ञान जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से ये नाम को लेकर आर पार छिड़ा हुआ है, इंडिया विपक्षी गठबंधन का नाम, उसको लेकर प्रधानमंत्री का प्रहार, ये मुखौटा उतर रहा है सर, पोल खुल रही है, आपकी नजर में किसकी? बड़ा अच्छा सवाल है रुमाना, क्योंकि मैंने पिछली बार आपके साथ प्रोग्राम में एक बात कही थी कि जब तक एक कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर नहीं आएगा विपक्ष का सामने, तब तक कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लोग सोचेंगे हाँ विपक्ष कहाँ है, जैसा कि कई सालों से सोचते आए हैं। अब ये पहली बार हुआ है कि एक रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर निकल कर आया है जिसको नाम मिल गया है इंडिया। अब इंडिया पर स्वाभाविक था, जिसने भी इसको सोचा उनकी रणनीति के हिसाब से, यह स्वाभाविक था कि इस पर रिएक्शन होगा, और ठीक वैसा ही हो रहा है। अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया नाम रखकर ये 26 विपक्षी दल, इनका संगठन, इसने कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर नस पर वार किया है, इसी वजह से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। के शर्मा जी, नहीं रोमाना जी, पहली बात तो ये आप जो बार बार ये कह रही हैं कि पीएम साहब ने इससे तुलना की है, आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, कोई तुलना नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, बार बार ये कहा है कि इंडिया शब्द रखकर कई लोग भ्रमित करते रहे हैं देश को, और इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो वो भारत के लोगों को गलत फहमी। लेकिन मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूं, आरजेडी के मित्र यहां बोल रहे हैं, अरे और कोई बोले तो बात समझ आता है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता इनके नेता जो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बैठ के यहां ज्ञान दे रहे हैं। अरे ये हालत है कि लालू प्रसाद यादव एक मुखिया का आज चुनाव नहीं लड़ सकते, यह स्थिति है आज। और यही नहीं, मुझे आश्चर्य है कि बिहार की जनता ने इनको 2019 में वो इनको स्वरूप दिखाया कि आरजेडी को एक सीट लोकसभा में नहीं मिली। आज आरजेडी का एक व्यक्ति जो है वो लोकसभा में नहीं है। इनका राजनीतिक कब्र खोद दिया बिहार की लोगों ने। ठीक है और वो इतनी ऊंची बातें मैं शक्ति जी जवाब देना चाह रहे हैं। शक्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और खास मेहमान इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघव जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तुलना की है, बल्कि तुलना नहीं की है, बल्कि के शर्मा यहां पर जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि साहब वो जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जैसे पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन अपने नाम में इंडिया लगा देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, ये वैसे ही भ्रम फैलाने का काम विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या असलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की रख दी है? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि इंडिया को ईस्ट इंडिया अंग्रेज़ों की कंपनी या आतंकवादियों के इंडियन मुजाहिदीन से ना तुलना करें, बल्कि इंडिया को इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि इस देश का नाम इंडिया है, हमारे संविधान का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारी सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सरकार के मुखिया को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, हमारी सेना में इंडियन आर्मी है, हमारी वायु सेना में इंडियन एयरफोर्स है, हमारी नेवी को इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। और ये तो वो सरकार है जिसने स्टार्टअप इंडिया दिया, मेक इन इंडिया दिया, डिजिटल इंडिया दिया, स्किल इंडिया दिया,
पड़ेगा इंडिया दिया, बढ़ेगा इंडिया दिया। आज इनको इंडिया शब्द से इतना परहेज हो गया, इनकी रातों की नींद इंडिया ने उड़ा दी है, क्योंकि एक गठबंधन बन गया जिसका नाम इंडिया है। ये देखकर मुझे लगता है कि आज बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है, और इंडिया शब्द को सिर्फ या तो किसी आतंकवादी संगठन या अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी के परिप्रेक्ष्य से ही देख पा रही है। उनका जो विजन है वो कहीं धुंधला होता मुझे नजर आता है। मेरी विनती है भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि इंडिया को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें। इंडिया एक ऐसे राजनीतिक समूह का नाम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, वो सब बिल्कुल ठीक अपनी जगह। इसी वजह से तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, पीएफआई, मतलब भ्रमित करने के लिए भी इंडिया का दुरुपयोग किया जाता है। तो ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से सोचा जा रहा था कि साहब हम 26 दल एक साथ आएंगे, इंडिया अपने गठबंधन का नाम रख लेंगे, तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा और किसी तरीके का हमला हम पर नहीं हो पाएगा, सियासी बढ़त हम बना लेंगे, वो नहीं होने वाला। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये साफ कर दिया? देखिए, सियासी बढ़त किसकी होगी, क्या होगी, रवाना जी, ये तो चुनावों में तय होता है। जनतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। लेकिन ये जरूर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले हैं और दूसरी तरफ समुच्च विपक्ष है। अब ये चुनाव वो नहीं रहा, अब एक कमजोर एनडीए बनाम एक मजबूत इंडिया चुनाव बन चुका है। और ये वो इंडिया नहीं है जो 2014 या 2019 का इंडिया हुआ करता था। 9 बड़े घटक दल एनडीए को छोड़ बाहर हुए हैं। मैं छोटे राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, बड़े राजनीतिक दल जिनकी सरकारें थी या रही, सांसद हैं, विधायक हैं, जिसमें पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है, बिहार का जेडीयू है, महाराष्ट्र का शिवसेना है, आंध्र प्रदेश का टीडीपी है। ये बड़े राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बीजेपी को बाय बाय बोलकर एनडीए छोड़ दिया। और आज जो एनडीए हमारे सामने खड़ा भी है रोमाना जी, आप जानती हैं कितना कमजोर है। ठीक है, कागज पे तो 38 राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो 38 राजनीतिक दलों में से 25 या 26 राजनीतिक दल शायद ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। उसमें से 10 राजनीतिक दल एक राज्य तमिलनाडु से आते हैं, कोई 12 एक राजनीतिक दल मात्र नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। कोई जन प्रभाव, जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक दल नहीं है। कागजी कार्रवाई करी गई है और लेकिन राघव चड्ढा, इस सब के बावजूद चाहे राज्यसभा सांसदों की बात हो, चाहे लोकसभा सांसदों की बात हो, चाहे देश भर के प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की बात हो, हर मामले में वो जिसे आप कमजोर एनडीए कह रहे हैं वो मजबूत नजर आता है विपक्षी इंडिया वाले गठबंधन से। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिरकार अब जबकि इस तरीके के अटैक्स शुरू हो गए हैं और वो भी एनडीए में टॉप लेवल के नेताओं की तरफ से, काउंटर की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? देखिए, पहली चीज तो ये, मैं आपके इस बयान से सहमत नहीं हूं कि एनडीए मजबूत नजर आता है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उनका नतीजा आप देख लीजिए। हिमाचल का चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। पंजाब में चुनाव हुआ, भाजपा हार गई। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावों में भाजपा की हालत कितनी पतली है। कर्नाटक का चुनाव भाजपा हार गई। जो चुनाव वो जीतते आए थे वो सारे चुनाव तो हारती जा रही है। एक कमजोर राजनीतिक दल बीजेपी आज एक मजबूत एनडीए के सामने खड़ा है। और मेरा आपसे बस यही कहना है कि आज के 2023-24 के लोकसभा चुनाव को आपको 1977 के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। उस समय तो एक मजबूत सरकार थी, एक लोकप्रिय विशाल सरकार इंदिरा गांधी जी की। उसको हटाने के लिए जनता के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए। जनता पार्टी का एक बैनर बना और उस बैनर के तहत राजनीतिक दल आए और उन्होंने एक मजबूत इंदिरा गांधी जी की सरकार को हटाया और जनता की सरकार बनाई। आज कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है इस देश में। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, राजनीतिक दलों को और जनप्रतिनिधियों को साथ आने के लिए कह रहे हैं और एक इंडिया परिवार नामक एक कुनबा बनता जा रहा है जो आने वाली मोदी सरकार के लिए काल साबित होगा 2024 के लोकसभा चुनाव। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा को सुना आपने, आम आदमी पार्टी के सांसद जो कह रहे हैं काउंटर जनता करेगी अपने आप, क्योंकि जनता जुड़ती जा रही है इंडिया के दलों के साथ। और इस बीच लोकसभा में क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जरा सुनिए। सबसे पहला काम पैक्स, जो पैक्स सहकारिता आंदोलन की आत्मा होती है, वो पैक्स को
पुनर्जीवित करना, वो पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं। अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है, तो उसकी सबसे पहली जरूरियात थी कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्रालय बनने के बाद पहली कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव की। 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। तो लोकसभा में कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है। हम एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं, अपनी चर्चा की तरफ बढ़ेंगे और के शर्मा जी का रुख करेंगे। के शर्मा जी, जो बात अभी कहकर गए राघव चड्ढा, कमजोर एनडीए बनाम मजबूत इंडिया, उसी की वजह से ये खलबली बीजेपी में। नहीं, मुझे आश्चर्य है, राघव चड्ढा जी इतना ज्ञान यहाँ दे रहे थे, आपने एक प्रश्न ही पूछ लिया होता रोमाना जी कि आपके कितने सांसद लोकसभा में। अभी 3 महीना पहले एक सांसद चुन के आया है उनका मात्र। इसके पहले जो है आम आदमी पार्टी की भी हालत लोकसभा में 0 सीट की थी। ये जो अभी गिना रहे थे कि इनके पास जो है 0-0, अरे 303 तो हम अकेले हैं दादा। आपकी हालत है कि आप 0 सीट पर थे। अभी 3 महीने पहले एक सीट आप जीत कर आए। अभी वो गिना रहे थे कि इनकी हालत पतली हो रही है। मैं एक डाटा बताता हूं आपको, 2022 से 2023 तक जो 2 सालों के अंदर 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं रोमाना जी। 11 राज्यों में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 1 राज्य में आम आदमी पार्टी जीती है, 1 में कांग्रेस जीती है। अब आप बताइए कि किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी बुरी है। और ये अपने मुंह बोले बड़े बने अलग बात है, और ठीक कहा उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक लुटेरी कंपनी थी। उसी तरह आज जो ये इंडिया नाम रख के विपक्षी दल एक हुए, ये भी तो सब लुटेरे। अरे कांग्रेस में मां बेटे जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले पर। आप इन्हीं के आप पार्टी के दो आंकड़ा रख दिया भ्रष्टाचार को लेकर भी। आप लगातार तमाम इन विपक्षी दलों के अंदर जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज ये भी कहा गया कि साहब ये जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष दिशाहीन हो गया है? रोमाना, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। आपने मेरे साथ हल्का फुल्का अन्याय भी किया है। खैर, 2-3 चीजें आपने जो प्रधानमंत्री जी की बात पर भी मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पहले मैं के शर्मा जी की एक बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि नाम बदल देने से डीएनए चेंज नहीं होता। बिल्कुल सही कहा के शर्मा जी ने। नाम बदल देने, संघ की जितने आउटफिट्स हैं उनके नाम बदल देने से, पहले वो संघ हुए, फिर हिंदू महासभा हुए, हिंदू महासभा भी अंग्रेजों की गुलाम थी, उसके बाद जनसंघ हुई, तब भी डीएनए नहीं बदला। उसके बाद वो जनता पार्टी में मर्ज कर गए, तब भी डीएनए नहीं बदला। के शर्मा जी, आज भारतीय जनता पार्टी है, अंग्रेजों के गुलाम के वंशजों की पार्टी है, नाम बिल्कुल डीएनए चेंज नहीं होगा। हम आपसे सहमत हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की करी, तो भी मैं भ्रष्टाचार के बारे में बता दूं। आपने एक तरफा बात करी। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हुए, जब वो स्वयं के घोषित 70,000 करोड़ के अजीत पवार को बगल में बैठा करके और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको एनडीए में शामिल करते हैं। और प्रफुल्ल पटेल, जिसकी 300 करोड़ की संपत्ति आपने ईडी के जरिए जब्त कराई है, ईडी के जरिए जब्त जिस प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति आपने जब्त कराई है, उसको आप बगल में बैठा करके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उसी हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार की आप बात करें, जिसकी 100 करोड़ रुपए की आपने टैक्स लायबिलिटी ईडी के जरिए निकाली। भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे। आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नंगे हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज बहुत साफ समझ लीजिए पूरी है। तरीके से आप लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, परिवारवादी भी हैं। हाँ। चचा भतीजे का पार्टी आपकी रामविलास पासवान की, शंकरलाल ये जो माझी है, चाहे अजीत पवार हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हैं, चाहे हमारे यहाँ के यूपी के राजभर जी हैं या निषाद जी हैं, किस पार्टी को आप बात करेंगे परिवार को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के? अरे भ्रष्टाचारियों की पूरी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है के शर्मा जी। अब आप आ जाइए, जो प्रधानमंत्री जी पूछते हैं दिशाहीन है। अरे भाई, अगर हम दिशाहीन हैं, मान लीजिए हम दिशाहीन हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को हमारे ऊपर इस तरीके का नीच और निर्लज्ज आरोप लगाना चाहिए
कि इंडियन मुजाहिदीन हो रही। अरे हम अब दिशाहीन है, आप अपने रास्ते चलिए, आप मणिपुर पर बात करिए, आप देश की समस्याओं पर बात करिए। आप अगर डरते नहीं हैं हमसे और हम दिशाहीन हैं, तो आप हमारे ऊपर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का काम क्या थेथरई करना होता है? ठीक है। प्रधानमंत्री का काम क्या फालतू की बात करना होता है? प्रधानमंत्री का काम तो देश की समस्याओं को सुलझाना होता है, बेरोजगारी दूर करना। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जितनी बातें कही हैं, जरा जल्दी से, इससे पहले बाकी मेहमानों का रुख करूं, मैं केके शर्मा जी के पास दोबारा चलूंगी। 30 सेकंड का वक्त केके शर्मा जी के लिए टाइमर ले आएगा। केके शर्मा जी, मतलब मोदी वर्सेस इंडिया ये संभव नहीं हो पा रहा था, इससे बीजेपी को बढ़त नहीं मिल रही थी, इसी वजह से इंडिया की काट के लिए इंडिया ही वाला अटैक, प्रहार जरूरी था केके शर्मा जी, क्योंकि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वो कह रहे हैं कि आप जिस मामले को लेकर हम पर उंगली उठाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। शर्मा जी आइए, 30 सेकंड का टाइमर लाइए। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि विपक्ष हो या कोई भी, राजनीति में तो प्रहार होंगे ही, उसमें तो कोई किसी को छोड़ेगा तो ना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, वो पार्टी ये बात कर रही है जिसका जन्म ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने किया। आज वही अंग्रेजों का डीएनए इनके पास है, और ये जिनको अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, इनको जानकारी होनी चाहिए, संघ, राष्ट्रीय संघ सेवक संघ, सेवा संघ आज भी है, वो बदला नहीं जनसंघ के रूप में, वो अलग है। हिंदू परिषद आज भी है, आज वो बदला नहीं। हाँ, जनसंघ का विलय हमने जरूर किया। शक्ति यादव जी के पास चलते हैं। शक्ति यादव जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब भ्रष्टाचार, परिवारवाद में घिरे हुए लोग दिशाहीन, और इसी वजह से बीजेपी आश्वस्त, तीसरा टर्म हम जीतेंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मतलब 2024 जीत के लिए भी पूरी तरीके से बीजेपी तो आश्वस्त है सर। रमना, हम चाहेंगे 2 मिनट का समय दे। आज हम देश कहां खड़े हैं? कर्ज देने वाला देश, कर्ज लेने वाले की लाइन में खड़े हम हैं। और ये भ्रष्टाचार की बात करते, सरासर भ्रष्टाचारियों को राजपूत जी ने गिना दी, और कितने माला अपने पहना है भ्रष्टाचार के। भीष्म पितामह जी से पूछ लीजिए, संस्थागत भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह देश के प्रधानमंत्री हैं, जब सारे भ्रष्टाचारियों को अपने गले में माला के रूप में पिरो लिया है। और किसकी बात कर, परिवारवाद की बात करते हैं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा करते हैं। आप तो माफीवीर लोग हैं जिन्होंने फिरंगियों की मुखबिरी की है। आपको राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्रीयता से क्या मतलब? आपने तो इंडिया और इंडियन दोनों का आज अपमान किया है। आपके वक्तव्य प्रधानमंत्री जी के हताशा का परिचायक है। जरा पूछिए परिवारवाद पर के प्रधान जी किनके हैं? लम्हुआ परिवार से आए हैं क्या? उनके किस परिवार से आए हैं? कि ये क्या है? पीयूष गोयल जी, अनुराग ठाकुर जी कहां से आए हैं? किस परिवार के हैं? जिनके कैबिनेट के सदस्य हैं, क्या प्रवचन देते हैं? अरे भाई, कम से कम इतना तो ज्ञान वर्धन कर लीजिए कि जिनके साथ आप बैठे हैं वो सारे भ्रष्टाचारियों के साथ है, सारे परिवारवादियों के साथ है। हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो है वो नर्वस हो चुके हैं, पूरी तरह से इंडिया नाम से नर्वस आ चुके हैं। इनकी सारी ज्ञान जो है ना बिल्कुल एकदम बत्ती गुल हो चुकी है। और लगातार मैं कह रहा हूं कि इंडिया का जो मुद्दा है, मुद्दा बना मोदी। मोदी एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा राष्ट्र का है, और मुद्दा भारी पड़ेगा मोदी पर ये आने वाला कल में, देखिएगा रोमाना जी। और ये प्रवचन ज्ञान, अरे हमारे सांसद नहीं है, लेकिन हमारे आप जो बात कह रहे हैं माधव जी, दरअसल सच्चाई यही है कि अगर इंडिया बनाम मोदी की लड़ाई होगी, मतलब मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई होगी, तो कहीं ये इंडिया मुद्दे के तौर पर मोदी पर भारी ना पड़ जाए। इसी वजह से इंडिया की काट इंडिया से, यही तो सवाल मैं पहले भी पूछ रही थी माधव जी। कौन भारी पड़ेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में का जो रिजल्ट आएगा उससे सब कुछ साबित हो जाएगा। लेकिन एक तरफ देखिए, हम लोग के पास सशक्त नेतृत्व है, एक जो विजनरी नेता है, जो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार देश का जो है सो कैसे सम्मान बढ़े, चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में जाके हो। और एक तरफ इनके नेता राहुल गांधी जी हैं, जो विदेश में जाके कहते हैं भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। तो भारतवर्ष की जनता तो सब समझ रही है कि आप लोग की नीति और नियति दोनों ही खराब है। आप लोग किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप लोग की नियति क्या है, हम सब लोग को पता है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में भारतवर्ष की जनता ये डिसाइड करेगी। हम एनडीए पूरी तरह जो है सो मजबूत है, इंटैक्ट है, नए लोग पार्टी में गठबंधन में जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से देश हित में यह जरूरी है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है सो बने, यह देश हित के लिए जरूरी है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूं अभिज्ञान जी आपके पास। जी सुरेंद्र जी आइए जल्दी से। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ माधव जी, कल आप हमारे साथ आ जाइएगा, एनडीए से इंडिया में आ जाइएगा, तब इनको कहिएगा
काहे को आप इधर उधर ऐसी बातें करते हैं कि आपकी एंट्री मुश्किल हो जाए। 2024 में आपको और इनकी 20 पार्टियों को हमारे साथ आना है। अक्टूबर निकलने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए। आपके यहाँ एनडीए के यहाँ भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी डर गए, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। इसीलिए बिलो द बेल्ट। आपने प्रधानमंत्री को कभी देखा है? किसी प्रधानमंत्री को? पर सुरेंद्र जी, आप भगदड़ की बात कर रहे हैं सर। आपके भगदड़ वाले शब्द से मुझे ध्यान आता है किस तरीके से भगदड़ मची महाराष्ट्र में आपके साथियों में सर, बताइए। हाँ, पिछले साल शिवसेना में भगदड़ मच गई सर, अभी हाल में एनसीपी में भगदड़ मच गई सर। हाँ, तो भगदड़ सर आप कह रहे हैं मचेगी अक्टूबर के बाद, लेकिन यहाँ जो हो रहा है आंखों के सामने, वो तो सर आप वाले गठबंधन में भगदड़ें दिख रही है। अब अभिज्ञान भाई और रोमाना जी, अभिज्ञान भाई और रोमाना जी, 1 मिनट आप मानो भाई। अभिज्ञान भाई और रोमाना जी को आप 2 दिन के लिए ईडी दे दीजिए, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ज्वाइन करा देंगे। इस चीज को जान लीजिए। अभिज्ञान भाई, आपको अगर मिल जाए ईडी नहीं करा देंगे क्या जब ज्वाइन? आप बताइए। तो ईडी क्या बीजेपी ने बना दिया क्या? ईडी तो आपके टाइम में भी था, सीबीआई आपके भी टाइम में था सर, आपके भी टाइम में था। अभिज्ञान जी और रोमाना जी के कंधों की तलाश मत कीजिए सर। जो आपको कहना है आप खुलकर कहिए। के शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, आपकी बात का जवाब देंगे। आप ये मुस्कुरा कर जो कंधों को ढूंढ कर उन पर रखकर वार कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। अभिज्ञान जी आ जाइए, उसके बाद मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगी। अभिज्ञान जी आइए। हाँ, फटाफट। बहुत साल मैंने सीबीआई कवर की है, खासतौर पर उस युग में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट तो थी, उसके बाद कांग्रेस के युग में तो सीबीआई, ईडी, इन पर परमानेंटली ये आरोप लगता रहा है कि ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथ में खेलते हैं। पिंजरे में बंद तोता। जी बिल्कुल, पिंजरे में बंद तोता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो हमें ईडी और ईडी से जुड़ने के न्योते की कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट मैं ठोक के यहां बता देना चाहता हूं कि बीजेपी पर भी बहुत सवाल है करप्शन को लेकर। तो आइदर साइड्स जो है, इंडिया हो या बीजेपी हो, करप्शन एक ऐसा इशू है जिस पर मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कोई बोल नहीं पाएगा। सही, ये बहुत बड़ी रियलिटी है और जनता भी इस बात को समझती है। अजीत पवार के ज्वाइनिंग का भी जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे किस्से, उसके डिटेल में नहीं जाना। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह सकते हैं कि ईडी के चीफ का एक्सटेंशन क्वेश्चनेबल है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो ये करप्शन, और ये भी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और फलाने ने अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए, अभी ये 2023 का हिंदुस्तान है। आज की हम बात करें, 2024 में लोकसभा का देश का चुनाव होना है, ठीक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट 12 और 13 में इस परसेप्शन पे गई कि उनकी गवर्नमेंट करप्ट थी, और 14 में नरेंद्र मोदी को एंट्री मिली। तो करप्टिबिलिटी जो है पॉलिटिकल क्लास की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोनों साइड से। तो इसलिए कोई दूसरे को करप्ट कह दे और अपने को ईमानदार कह दे, मेरे हिसाब से, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये क्लिक नहीं करेगा। ठीक है सर, जल्दी से के शर्मा जी आइए। नहीं, अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भगदड़ की बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस को ही एक आईना दिखाना चाहता हूं। भगदड़ क्या थी? 2014 के बाद रोमाना जी 28 यूपीए के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ के भागे, अलग अलग पार्टियों में गए। 6 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़े। लगभग 200 सांसद जो चुनाव लड़े थे पहले, वो जो है छोड़ के भाग गए और कांग्रेस ठूठ बन गई। एक ठूठ बन के रह गई, एक मां बेटे की, एक गांधी परिवार की पार्टी मात्र उतनी हो गई। तो इनका पहले अपना घर आप बचा लो भैया। आपका घर जो है वो भगदड़ में खत्म हो गया, और अभी भी आपके यहां से रोज निकलते हैं लोग, तो आप मत बताइए। और जहां तक आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं फिर से आपको कह दूं कि आपके जन्मदाता ही अंग्रेज हैं। एओ ह्यूम के आप उन्हीं के औलाद हैं, अंग्रेजों के ही औलाद हैं, और आज भी आपका डीएनए उसी चापलूसता से चलता है, क्योंकि आपका जन्म है वो अंग्रेज ने किया है। चलिए सर, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर तस्वीर यहां से साफ होती हुई नजर आ रही है। 24 की तकरार नाम को लेकर अब आर पार यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है।